नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का इतिहास में हम राठौड़ राजवंश पढ़ रहे थे और हमने पिछली क्लास में राठौड़ राजवंश की स्थापना देख ली थी। इसमें राव सिंह ने किस प्रकार से राठौड़ राजवंश की स्थापना की, उसके बाद हमने अन्य शासकों को देखा जिसमें दूहड़ जी को देखा और दूहड़ जी के बाद जो है राव चुंडा को हमने देख लिया था और किस प्रकार से राव चुंडा की जो है 1423 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो भाटियों के खिलाफ लड़ते हुए मारा जाता है ना। उसके बाद जो शासक बनेंगे वो हमारे बनेंगे चुंडा जो है। चुंडा के दो पत्नियां थी विद्यार्थियों, है ना। चुंडा के दो पत्नियां थी और एक थी सांखला रानी सूरमदे और दूसरी थी मोहिली रानी किशोर कुंवरी। ठीक है, एक थी सांखला रानी सूरमदे और एक थी मोहिली रानी किशोर कुंवरी। ठीक है, सांखला रानी जो सूरमदे थी उससे चुंडा को दो संतान हुई, एक रणमल और एक हंसाबाई। ठीक है, और जो मोहिली रानी थी, मोहिली रानी किशोर कुंवरी, उससे एक पुत्र था काना। ठीक है, तो चुंडा क्या करते हैं, मोहिली रानी के प्रभाव में आ जाते हैं। ठीक है, मोहिली रानी के प्रभाव में आकर अपने ज्येष्ठ पुत्र रणमल के स्थान पर और कान्हा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। ठीक है, अब कान्हा को जब उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं तो किस प्रकार से ये घटनाक्रम होता है, किस प्रकार से सत्ता रणमल के हाथों में आएगी, ये पूरी कहानी हम समझेंगे। उससे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ और फिर हम जो है इस कहानी को समझेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, रणमल ही हेडिंग डाल देते हैं सीधा ना, रणमल के बारे में हम पढ़ेंगे सीधा। ठीक है, चुंडा को हमने पढ़ लिया था, अब हम यहाँ पे रणमल को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो शासक तो बीच में तीन बनेंगे, चुंडा और रणमल के बीच में तीन शासक बनेंगे, लेकिन हम हेडिंग यहाँ पे रणमल को डाल रहे हैं। रणमल को हेडिंग डालने के पीछे कारण ये है कि ज़्यादा कुछ उनका शासन में कुछ रहा नहीं है, केवल नाम ही है, इसलिए हम रणमल को लिख रहे हैं। देखो, रणमल को मैं पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा काम को बताना चाहूँगा। जो राव चुंडा था, राव चुंडा, इसके देखो दो रानियाँ थी, एक तो थी सांखला रानी, सांखला रानी सांखला रानी जो है, एक तो थी सांखला रानी जिसका नाम था सूरमदे और दूसरी थी हमारी मोहिली रानी किशोर कुंवरी। ठीक है, सांखला रानी सूरमदे, है ना, सांखला रानी सूरमदे और दूसरी थी हमारी मोहिली रानी किशोर कुंवरी। ठीक है, किशोरी कुंवरी। ठीक है, तो इनसे देखो, सांखला रानी से तो इसको दो संतान की प्राप्ति हुई, एक तो था रणमल और एक थी हंसाबाई, है ना। हंसाबाई का विवाह जो हुआ था मेवाड़ के महाराणा लाखा के साथ हुआ था, है ना, जिससे मोकल का जन्म हुआ और आगे मोकल शासक बना मेवाड़ का। वो कहानी मैंने आपको पूरी सुना रखी है ना। इसने मतलब राव चुंडा ने हंसाबाई की सगाई मेवाड़ के राजकुमार चुंडा के साथ की थी और जब नारियल लेके रणमल गया तो वहाँ पे मोकल उसने लाखा ने ये कहा कि अब हमें इस उम्र में कौन हमारी सगाई कौन करे, तो रणमल ने हंसाबाई की सगाई उस वृद्ध लाखा के साथ में कर दी थी, इस शर्त पे कि हंसाबाई की गर्भ से जो भी बच्चा जन्म लेगा वो मेवाड़ का शासक बनेगा। और मोगल का जन्म हुआ हंसाबाई के गर्भ से, मोगल शासक बना। वो पूरी कहानी मैं आपको वहाँ पढ़ा चुका हूँ, है ना। और अब देखो, इससे एक पुत्र का जन्म हुआ, वो था कान्हा। क्या था? कान्हा। अब राव चुंडा ने इस मोहिली रानी के प्रभाव में आकर और कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जबकि ज्येष्ठ पुत्र कौन था? रणमल ज्येष्ठ था। ठीक है, कान्हा शासक बना। कहते हैं कि कान्हा की हत्या करणी माता ने करती थी, है ना। देशनोक बीकानेर में जो मंदिर है करणी माता का, कहते हैं कि उसने कान्हा की हत्या कर दी। ठीक है, तो कान्हा के बाद जो अगला शासक बना वो बना कान्हा का पुत्र जो था सत्ता। कान्हा का पुत्र सत्ता शासक बना।
ठीक है। कान्हा का पुत्र सत्ता शासक बना और सत्ता के बाद इसका पुत्र नरबद शासक बना। कौन? नरबद शासक बना, ठीक है। ये कान्हा का पुत्र था, ये ध्यान रखना, और ये सत्ता का पुत्र था, ठीक है। और ये कान्हा किसका पुत्र था? ये इसका पुत्र था, चूंडा का पुत्र था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये शासक बनते हैं। चूंडा के बाद में कान्हा, कान्हा के बाद में सत्ता, सत्ता के बाद में नरबद, ठीक है। नरबद को पराजित करके रणमल 1427 में मेवाड़ सेना की सहायता से और जो है रणमल मारवाड़ का शासक बन जाता है। देखो हुआ क्या था, मोहिली रानी के प्रभाव में आकर चूंडा ने और कान्हा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसको नियुक्त करते ही रणमल नाराज हो गया और रणमल चला गया कहाँ? हंसाबाई के पास, जो कि मेवाड़ की रानी बनी हुई थी। मेवाड़ के जो लाखा थे उसकी पत्नी थी ये, है ना। तो रणमल चला गया वो कहाँ? मेवाड़ में। अब मेवाड़ के वहाँ पे जो है ये मोकल 1421 में मोकल शासक बनता है मेवाड़ का, और मोकल चूंकि अल्पवयस्क था तो मोकल का संरक्षक बना हुआ था रणमल, ठीक है। तो रणमल का मेवाड़ की सत्ता में ठीक ठाक हस्तक्षेप था और रणमल की बढ़िया चलती थी उस समय मेवाड़ में, ठीक है। तो यहाँ पे रणमल ने जो मेवाड़ की सेना का सहारा लेकर, और जब नरबद शासन कर रहा था मारवाड़ में, तो रणमल मेवाड़ की सेना की सहायता से 1427 में नरबद को पराजित करके और जो है मारवाड़ का शासक बन जाता है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी मैं यहाँ पे सुनाऊंगा नहीं, पूरी इतनी ही बताऊंगा कि चूंडा के बाद में शासक बनता है, मैं यहाँ पे 1 नंबर डाल देता हूँ कान्हा, कान्हा के बाद में शासक बनता है सत्ता, सत्ता के बाद में शासक बनता है नरबद, और नरबद के बाद में शासक बनता है 4 नंबर पे रणमल, ठीक है। अब रणमल कब बना ये मैं कहानी रणमल में लिखाऊंगा, ये हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो आप ये पूरी कहानी को समझें रणमल में, और फिर हम इससे नीचे हम यहाँ पे लिखना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ से लिखना प्रारंभ कर देता हूँ, ठीक है। ये रणमल की कहानी मैं पूरे मेवाड़ में पढ़ा चुका हूँ, फिर से दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये हंसाबाई वाली कैसे कैसे हंसाबाई का विवाह हुआ, है ना, वो सारी बात मैं वहाँ पे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब रणमल 1427 वाली बात मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1427 ईस्वी में रणमल 1427 ईस्वी में रणमल मेवाड़ सेना की सहायता से नरबद को पराजित करके मारवाड़ का शासक बनता है, मारवाड़ का शासक बनता है, मारवाड़ का शासक बनता है, ठीक है। मारवाड़ का शासक बन जाता है रणमल कब? 1427 में बन जाता है, ठीक है विद्यार्थियों। अब 1438 में इसकी हत्या हो जाती है। ये रणमल की हत्या वाली बात मैंने आपको बताई रखी है। और रणमल का जो कार्य था वो मारवाड़ से संबंधित कुछ नहीं था, यह मेवाड़ में ही और शासन सत्ता हथियाने का लगभग वहाँ पे प्रयास करता है रणमल, और मेवाड़ में काफ़ी हस्तक्षेप ये करता है। वो पूरा हस्तक्षेप मैंने आपको लाखा के समय पढ़ाया है, किस प्रकार से फिर 1433 में मेवाड़ का शासक कुंभा बनता है, और 1438 तक आते आते कुंभा इस रणमल का खात्मा करवाता है भारमली नामक एक महिला के माध्यम से, और इसको जहर दे दिया जाता है और रणमल की जो है हत्या करवा दी जाती है। वो बात मैं केवल यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ पे मैंने लिखवा रखी है, लेकिन यहाँ पे भी एक हल्की सी मैं लिख देता हूँ, है ना। 1438 ईस्वी में राणा कुंभा, राणा लिखें या महाराणा लिखें, महाराणा लिखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि ये महान ही था। महाराणा कुंभा ने महाराणा कुंभा ने भारमली के माध्यम से, भारमली के माध्यम से जहर देकर रणमल की हत्या करवा दी, रणमल की हत्या करवा दी, ठीक है। ये लो साहब, रणमल का खात्मा हो गया यहाँ पे, ठीक है, रणमल की हत्या करवा दी। तो रणमल में इतना ही है, ठीक है। रणमल के बाद जोधा अब शासक बनेगा मारवाड़ का।
हुआ कुछ यूं था कि जब रणमल की हत्या हुई उस समय जोधा जो कि रणमल का पुत्र था वो मेवाड़ में ही था और मेवाड़ में ही रणमल की हत्या हुई थी, है ना। तो जोधा को जब ये सूचना लगी कि अपने पिता की हत्या कर दी गई है तो वो वहां से है जो भागने लगा, मेवाड़ से भाग गया और कहाँ चला गया, मंडोर आ गया। लेकिन कुंभा ने, महाराणा कुंभा ने और चुंडा को भेजा, राजकुमार चुंडा को भेजा जोधा के पीछे कि जाओ और उसका भी खात्मा करो। लेकिन राजकुमार चुंडा जाते हैं और मंडोर से और जोधा को भगा देते हैं, या मंडोर छोड़कर जोधा खुद ही भाग जाता है और मंडोर पर और राजकुमार जो चुंडा था उसका अधिकार हो जाता है। और जोधा जो है उस समय फिर काहुनी गांव बीकानेर में बढ़ता है, वहां पर अपनी आपातकालीन राजधानी बनाता है, ठीक है। और उधर मंडोर में अक्का सिसोदिया व हिंगलू अहाड़ा को महाराणा कुंभा प्रशासक के तौर पे नियुक्त करता है। ये पूरी कहानी पढ़ेंगे हम जोधा में, तो मैं इसको मिटाकर और आता हूँ यहाँ पे हेडिंग डालते हैं जोधा और फिर जोधा में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रणमल की कहानी आपको इतनी ध्यान रखनी है, रणमल में बहुत अधिक हमको नहीं फंसना है, ठीक है। रणमल की पूरी कहानी अधिकांशतः मेवाड़ के इतिहास से जुड़ी हुई है, इससे बाहर रणमल का और कुछ नहीं है, ठीक है। तो रणमल को आप मेवाड़ के साथ ही पढ़ते हैं, है ना, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम हेडिंग डालते हैं जोधा, ठीक है, जो कि रणमल के बाद शासक बनेगा। जोधा का इतिहास हमें थोड़ा सा पढ़ना है। वैसे जोधा के बारे में भी हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है ना। जोधा के समय का एक ही बहुत बड़ी जो घटना है वो है आंवल बांवल की संधि, वो अधिकतर पूछी जाती है। आंवल बांवल की संधि जो मैंने आपको मेवाड़ में पढ़ा रखी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राव जोधा, ठीक है। राव जोधा जो है हम इसको मान सकते हैं कि 1438 के बाद यही रहने वाला है और 1490 तक ये चलेगा, लगभग काफ़ी लंबा कार्यकाल है, ठीक है। ये है जोधा। देखो जोधा के बारे में मैंने अभी कहानी बोल के सुनाई कि जब रणमल की हत्या हुई तो जोधा मेवाड़ में था और मेवाड़ से जब अपने रणमल की हत्या की सूचना इसको मिली तो यह वहाँ से भग जाता है, भगता है। तो कुंभा इसके पीछे राजकुमार चुंडा को भेजता है जो कि लाखा का पुत्र था चुंडा, है ना। चुंडा को भेजता है और चुंडा इससे मंडोर छीन लेता है ना। तो जोधा भाग के कहाँ चला जाता है, बीकानेर के काहुनी गांव चला जाता है, काहुनी गांव को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाता है। और उधर मंडोर में कुंभा जो है हिंगलू अहाड़ा और अक्का सिसोदिया को अपना मतलब प्रशासक नियुक्त करता है, ठीक है। इसके बाद 1453 में हंसाबाई क्या करती है, हंसाबाई मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में एक संधि करवा देती है, जिस संधि को हम आंवल बांवल की संधि कहते हैं, 1453 में होती है। सोजत को केंद्र में मानकर मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निपटारा का जो विवाद था वो मिटा दिया जाता है और दोनों की सीमा रेखा निश्चित कर दी जाती है, ठीक है। मंडोर को मेवाड़ के अधीन रखा था, मंडोर के अलावा संपूर्ण मारवाड़ का क्षेत्र जोधा के अधीन रखा गया। लेकिन जोधा ने मंडोर को भी 1453 में ही अपने अधीन कर लिया, हिंगलू अहाड़ा और अक्का सिसोदिया को पराजित करके। मगर मेवाड़ के साथ मधुर संबंध बने रहे, इसलिए राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार कुंवरी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया था। ये एक बात भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा बस यही था जोधा के बारे में। जोधा फिर कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां रही हैं जोधा की, जैसे 1459 ईस्वी में और चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर इसने जोधपुर शहर की स्थापना की और जोधपुर को फिर अपने राजधानी बनाया, है ना। मंडोर से फिर राजधानी कहाँ ले गया, ये ले गया जोधपुर में, ठीक है। इसके अलावा जोधा को मारवाड़ में और सामंती व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना। मारवाड़ में सामंती व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, ये मैंने आपको बताया था, चुंडा को, राव चुंडा को। लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे सामंती व्यवस्था का तो राव जोधा आएंगे, है ना। और इसकी एक पत्नी थी जसमादे, उसने एक रानी सर तालाब जोधपुर में बनवाया था। बस इतनी सी कहानी है राव जोधा की। फिर जोधा के उत्तराधिकारियों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो विद्यार्थियों इस पूरी कहानी को मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और फिर हम आगे की बात करेंगे।
ठीक है, तो चलो हम लिखते हैं। आप भी बढ़िया से लिखते रहिए और पूरी कहानी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी विद्यार्थियों। तो ऐसा मैं सोच रहा हूँ, आशा रख रहा हूँ कि आपको बढ़िया से समझ में आ रही होगी पूरी चीज़ें। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, 1438 ईस्वी में रणमल की हत्या के समय राव जोधा रणमल का पुत्र ना, रणमल का पुत्र मेवाड़ में ही था, मेवाड़ में ही था मेवाड़ में ही था जब रणमल की हत्या की सूचना जब रणमल की हत्या की सूचना जोधा को मिली तो जोधा मंडोर की ओर भाग गया। मंडोर की ओर भाग गया। ये स्थिति को भाप गया कि पिताजी का नंबर आ गया तो नंबर मेरा भी आने वाला है, मुझे भी ये लोग सल्टा देंगे, मुझे क्यों जिंदा रखेंगे। तो ये तुरंत वहां से 9-2-11 हो गया। लेकिन कुंभा ने इसके पीछे सेना भेज दी राजकुमार चुंडा के नेतृत्व में, है ना। राजकुमार तो चुंडा क्या था, मतलब लाखा का पुत्र था, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मंडोर की ओर भाग गया। कुंभा ने लाखा के पुत्र चुंडा के नेतृत्व में या चुंडा के साथ चुंडा को मेवाड़ सेना के साथ जोधा के पीछे भेजा। ठीक है, चुंडा ने मंडोर पर अधिकार किया, है ना। चुंडा ने मंडोर पर अधिकार किया। तब जोधा मंडोर से भागकर कहाँ चला गया, काहुनी गांव बीकानेर चला गया। भागकर काहुनी गांव कहाँ पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है। मैं BKR लिख रहा हूँ, बीकानेर काहुनी गांव को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाता है। ठीक है, क्या करता है, अपनी आपातकालीन राजधानी बनाता है। उधर कुंभा क्या करता है, मंडोर को किसके अधिकार में रखता है, उधर कुंभा मंडोर में अक्का सिसोदिया, हिंगलू अहाड़ा व अक्का सिसोदिया, ये पूछते हैं, ध्यान रखना ये दोनों नाम, है ना। अक्का सिसोदिया व हिंगलू अहाड़ा को मंडोर का प्रशासक नियुक्त करता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट नाम हैं,
अधिकतर यहाँ पे स्टूडेंट जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं किसको भेजा था, ठीक है, किसको नियुक्त किया था वहाँ पे मंडोर को जीत कर कुंभा ने। तो ये दोनों नाम ध्यान रखना, अक्का सिसोदिया हिंगलू आहड़ा को नियुक्त किया था, ठीक है। मगर 1453 में क्या होता है कि जो हंसाबाई थी मेवाड़ की जो है महारानी रही थी और मारवाड़ की राजकुमारी थी, तो मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में हंसाबाई संधि करवा देती है, आंवल बांवल की संधि। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं फिर यहाँ पे एक छोटी शेडिंग डाल रहा हूँ। आंवल बांवल की संधि, आंवल बांवल की संधि 1453 ईस्वी की ये संधि है। और हंसाबाई की मैं यहाँ पे सीधा लिखूंगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा यहाँ पे, पहले मैं बता चुका हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हंसाबाई की मध्यस्थता में मेवाड़ व मारवाड़ के मध्य यह संधि हुई, है ना। अब इसमें देखो शर्तें क्या रखी, तो मैं बताऊं कि इसमें सोजत को केंद्र मानकर इसमें सोजत को केंद्र मानकर मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया। मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया, ठीक है। मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया। और एक बात क्या थी कि मंडोर को छोड़कर संपूर्ण मारवाड़ जोधा को सौंप दिया, ठीक है। तो ये वाली बात थी यहाँ पे, ठीक है। और अब लेकिन 1453 में ही क्या करता है, मंडोर को वापस छीन लेता है जोधा, अक्का सिसोदिया व हिंगलू अहाड़ा से, है ना, दोनों को भगा देता है। और जोधा जो है 1453 में ही मंडोर अपने अधिकार में कर लेता है। लेकिन मेवाड़ के साथ मधुर संबंध बने रहे, इस हेतु अपनी पुत्री श्रृंगार कुंवरी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर देता है, ठीक है। तो ये बात हम यहाँ पे लिखेंगे। चलो मैं अलग कलर के पेन से यहाँ पे लिखना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं, ये संधि की बात हो गई है ना। 1453 ईस्वी में ही जोधा मंडोर पर अपना अधिकार कर लेता है, मंडोर पर अपना अधिकार कर लेता है, ठीक है। 1453 ईस्वी में ही जोधा मंडोर पर अधिकार कर लेता है, मगर कर लेता है तथा मेवाड़ के साथ मधुर संबंध बनाए रखने हेतु अपनी पुत्री श्रृंगार कुंवरी का विवाह कुंभा के पुत्र
कुंभा के पुत्र रायमल के साथ करता है, रायमल के साथ करता है। ठीक है, रायमल के साथ करता है। तो ये बात भी मैं पहले लिखा चुका हूँ ये वाली बात। ठीक है, उस समय में जब मैं मेवाड़ पढ़ा रहा था तब मैंने ये बात लिखी थी। ठीक है, वहां पे मैंने हो सकता है इस वाली बात को इस संधि के अंदर लिख दी हो, आंवल बावल की संधि की शर्तों में शामिल कर दिया हो, ये संभव है। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है। यदि संधि की शर्तों में लिखा है तो शर्तों में नहीं था, ये शर्तों के बाहर था। ठीक है, ये वाली बात। ठीक है, आप इसको करेक्शन कर लेना। वैसे तो मैंने शायद नहीं लिखाया है, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं है उस समय में यदि लिखा भी दिया होगा तो। ठीक है, बात तो है ही है, बात तो सही है, लेकिन संधि में नहीं थी, ये संधि से बाहर बात थी। इतने से आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, अब ये तो था जोधा की अपनी बातें, जो राजनीतिक बातें थी। अब रहा जोधा की कुछ सांस्कृतिक बातें हैं, उनको हम विद्यार्थियों यहाँ पे लिख देते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ और आपको ये बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, आप बढ़िया से उतार रहे होंगे, बढ़िया से नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटाऊँ, आप इसको उतारें। ठीक है, चलो अब हम जोधा की कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां लिख लेते हैं, फिर जोधा हमारी पूरी हो जाएंगे, फिर जोधा के उत्तराधिकारियों की हम चर्चा करेंगे और फिर आज की क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है, चलो हाँ जी, तो देखिए जोधा की कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियों में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं बस यहाँ पे लिख दूँ 1459 ईस्वी में जोधा ने 1469 ईस्वी में जोधा ने चिड़िया टूक पहाड़ी पर जोधपुर शहर बसाया था ना, जोधपुर शहर बसाया था और उसे फिर अपनी राजधानी बना लेता है। जोधा ने चिड़ियाटूक पहाड़ी पर जोधपुर शहर बसाकर मंडोर के स्थान पर उसे अपनी राजधानी बनाता है, है ना। मंडोर के स्थान पर उसे अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, तो एक बात हो गई ये। दूसरी बात है कि जोधा की पत्नी जसमादे ने जोधपुर में रानीसर तालाब बनवाया था, ठीक है, रानीसर तालाब बनवाया। इसके अलावा एक बात और मैं लिखना चाहूँगा कि जोधा को मारवाड़ में सामंती व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जोधा को मारवाड़ में सामंती व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, जबकि मेवाड़ में सामंती व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, तो राव चुंडा को जनक माना जाता है। जबकि वास्तविक संस्थापक की बात पूछें तो यहाँ पे जो है जोधा आ जाएंगे हमारे। ठीक है, तो विद्यार्थियों समझ गए होंगे जोधा के बारे में, जो कहानी, जो राजनीतिक व सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं प्रमुख रूप से जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना महत्व रखती हैं, वो सारी बात मैंने यहाँ पे आपको लिख दी है। आप इसको बढ़िया से तैयार करें, बढ़िया से पढ़ें
ठीक है। आपका कल्चर वाला भाग भी मैं लगभग यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, जो कि शासकों से संबंधित है, उनकी स्थापत्य से संबंधित है ना, महल हो या कोई मंदिर इन्होंने बनवाया है, या फिर इन्होंने जो है कोई तालाब बनवाया है ना, वो सारी कोई शहर बसाया है, वो सारी बात मैंने लगभग लगभग आपको हर शासक के बारे में बताई है, उनके दरबारी विद्वान कौन थे, उनकी रचनाएं कौन थी, ये सारी बातें मैंने आपको बढ़िया तरीके से बताई है ना। तो आप जो है इसको बढ़िया से तैयार करते रहिए। अब मैं जोधा के उत्तराधिकारियों की बात कर लेता हूँ यहाँ पे, और फिर हम उसके अगले शासकों की बात करेंगे, ठीक है। तो विद्यार्थियों एक छोटी सी हेडिंग डालते हैं हम, जोधा के उत्तराधिकारी, है ना, या जोधा के पुत्र लिख दें हम, जोधा के पुत्र। देखो विद्यार्थियों, जोधा के पुत्र में हमको कई नाम मिलते हैं, इसलिए, और उनका सबका अपना अपना एक महत्व रहा है, इसलिए मैं जो है आपको जोधा के पुत्रों के बारे में यहाँ पे बताना चाहूँगा, ठीक है। तो हुआ कुछ यूँ था, जोधा के कई पुत्र थे, जिसमें एक सातल देव का नाम आता है, एक सूजा का नाम आता है ना, सातल देव, सूजा, एक बरसिंह, है ना, एक दूधा, एक निम्बा, एक बीका, ये प्रमुख प्रमुख नाम है। कुछ 6 एक नाम मिलेंगे हमको, जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, एक एक नाम लिखना चाहूँगा। जैसे एक आ जाएगा हमारा सातल देव, उफो पहला ही गलत हो गया, सातल देव, ठीक है। इसके बाद में एक नाम आएगा सूजा, सूजा, तीसरा नाम आ जाएगा हमारा बरसिंह, बरसिंह, ठीक है। और अगला नाम आ जाएगा हमारा यहाँ पे दूधा, दूधा। पांचवा नाम आ जाएगा हमारा निम्बा, और एक नाम हम दे देते हैं यहाँ पे बीका, ठीक है, बीका। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नाम हो गए, बड़े महत्वपूर्ण नाम हैं, सभी का अपना अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है राजस्थान के इतिहास में, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बड़ा ही महत्व रखता है, ठीक है। देखो मैं इनके बारे में बताऊं, सातल देव के समय, सातल देव तो जोधा का उत्तराधिकारी बनेगा ही बनेगा। सातल देव के समय कोसवाना का युद्ध होगा, और जोधपुर पर जो अजमेर के उस समय के सूबेदार थे मलूक खां, वो अपने सेनापति घुड़ले खां के नेतृत्व में और जोधपुर पर आक्रमण करेंगे, लेकिन सातल देव उनको पराजित करेगा, है ना। वो बरसिंह को बरसिंह का जो है वो बरसिंह को कैद भी करता है ना घुड़ले खां, मगर सातल देव उसको छुड़ा लेता है। लेकिन सातल देव जो है कौसाना के युद्ध में 1492 में उन्हीं से लड़ते हुए उनको पराजित तो करता है, लेकिन इतना घायल हो जाता है कि बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर सातल देव के बाद सूजा शासक बनता है। सूजा के बारे में भी ज़्यादा कुछ घटना हमको नहीं मिलती, है ना। सूजा के समय में ये जो बीका है ये जोधपुर पर आक्रमण करता है, क्योंकि बीका यहाँ पे बीकानेर में चला जाता है, बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना करता है, और फिर अपने भाई सूजा के विरुद्ध आक्रमण करके और सूजा से राज चिन्ह व नागणेचिया माता की मूर्ति छीन कर ले जाता है, ठीक है। निम्बा को सोजत की जागीर मिल जाती है, और जो है सोजत में ये सोजत दुर्ग का निर्माण करता है। दूधा को मेड़ता की जागीर दी जाती है, दूधा मीराबाई के जो है दादाजी थे, है ना। और बस यही है इनके बारे में, है ना, एक एक बातें मिलती हैं। तो सातल देव जो है बरसिंह को छुड़ाता है ना, बरसिंह को मल्लू खां पकड़ लेता है ना। देखो जोधा का उत्तराधिकारी कौन बना, 1 नंबर पे सातल देव लिख देता हूँ। फिर 2 नंबर पे बना सूजा, है ना। सूजा का पुत्र होता है हमारे सूजा का पौत्र अगला शासक बनेगा। इसका पुत्र था बाधा, है ना, बाधा इसका पुत्र था, जो कि 1510 में जब सोजत के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे तब ये बाधा मारा जाता है ना। सूजा का पुत्र कौन था, बाधा था, बाधा, है ना, ये इसका पुत्र था, पुत्र बाधा, जो कि 1510 में मारा गया, 1510 में मारा गया, ठीक है। बाधा का पुत्र था गांगा, राव गांगा, है ना, वो शासक बनेगा। फिर सूजा के बाद में 3 नंबर पे मैं लिख देता हूँ, ये शासक बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये शासन चलेगा। अब ये बरसिंह जो था, बरसिंह के बारे में मैं यहाँ पे लिखूँ, बरसिंह के बारे में, तो ये जो बरसिंह है
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको जो है अजमेर का सूबेदार मल्लू खां कैद करता है। मलूक खां कैद करता है, मगर सातल देव छुड़ा लेता है। मगर सातल देव छुड़ा लेता है। ठीक है, इसके बारे में इतना ही है। दूधा के बारे में मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे। दूधा जो है, इसको मेड़ता की जागीर मिली, है ना, मेड़ता की जागीर मिली, मेड़ता की जागीर मिली। ठीक है, और मीराबाई के दादाजी थे। ठीक है, मीराबाई के दादाजी थे। ठीक है, मीराबाई के दादाजी थे। निम्बा के बारे में यहाँ पे लिखना चाहूँगा। निम्बा को सोजत की जागीर मिली थी, है ना, सोजत की जागीर मिली। और दूसरी बात मैं लिखूँ तो इसने सोजत दुर्ग बनवाया था। ठीक है, सोजत दुर्ग बनवाया था। ठीक है, सोजत दुर्ग बनवाया। बीकानेर में जो है, बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की। ठीक है, बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार से जो है जोधा के पुत्रों के बारे में हमें ये पूरी कहानी मिलती है। प्यारे विद्यार्थियों, आप इसको बढ़िया से उतारें और इसके बाद जो है हम सातल देव से लिखना प्रारंभ करेंगे। सातल देव के समय में किस प्रकार से कौसाना का युद्ध होता है, और कौसाना के युद्ध में अजमेर के सूबेदार मल्लूक खां और इसका मल्लूक खां का सेनापति था घुड़ले खां, उसको पराजित करता है। और जो गणगौर को पूज रही थी महिलाएं, उनको कैद करके और मल्लूक खां का सेनापति घुड़ले खां अजमेर ले जा रहा था, उनको छुड़ा लेता है ना। तो छुड़ा लेता है तो फिर उस विजय के उपलक्ष्य में और मारवाड़ की जो महिलाएं हैं वो घुड़ला नृत्य करती हैं ना। घुड़ले खां को मारा था इसलिए घुड़ला नृत्य वो करती हैं। ठीक है, तो घुड़ला नृत्य इसीलिए प्रसिद्ध है ना, जो गणगौर के अवसर पर किया जाता है, क्योंकि गणगौर की पूजा कर रही थी वो महिलाएं। वो सारी कहानी हम लिखेंगे सातल देव में। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम आते हैं सातल देव की ओर। ठीक है, तो चलो मैं इसको मिटाता हूँ और आपने इसको उतार लिया होगा बढ़िया से। मैं जोधा को मिटा देता हूँ और अब हम हेडिंग डालेंगे सातल देव। ठीक है, चलो इसको पूरे ये डायग्राम को मिटा देते हैं। आप ऐसे कैसे डायग्राम बनाना ताकि आपको बढ़िया सी चीज़ें जो है बाद में जब रिवीजन करोगे ना तो बहुत आसानी रहेगी, है ना। इस प्रकार से डायग्राम बना के पढ़ते हैं तो हम, है ना, उससे क्या है बढ़िया से रिवीजन हो जाता है। चलो सातल देव के बारे में हम लिखे यहाँ पे। सातल देव का शासनकाल 1400 जो है 90 से और 1492 रहता है, क्योंकि 92 में कौसाना के युद्ध में इतने घायल हो जाते हैं कि मारे जाते हैं। कहानी पूरी मैंने सुना दी सातल देव के समय की, मैं सीधा लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या थी कहानी देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इसके समय अजमेर सूबेदार मलूक खां ने अपने सेनापति का नाम था घुड़ले खां, है ना, ध्यान रखना। घुड़ले खां के नेतृत्व में जोधपुर पर या मारवाड़ पर आक्रमण किया। मारवाड़ पर आक्रमण किया, परंतु सातल देव से पराजित हुए। है ना, सातल देव से पराजित हुए। जब ये हार कर लौट रहे थे तो लौटते समय इन्होंने
मारवाड़ में जो गणगौर का पूजन करने महिलाएं जा रही थी, महिलाओं का एक समूह था, कहते हैं कि उन सारी महिलाओं को कैद में कर लिया और वो लेके भग रहा था। जब भग रहा था तो फिर सातल देव वापस जाता है, कौसाना नामक एक गांव में युद्ध होता है भयंकर, उसमें घुड़ले खां युद्ध मैदान में मारा जाता है ना। और कहते हैं कि उसका सिर काट दिया जाता है। सिर के प्रतीक के रूप में महिलाएं अपने मस्तक पे घड़ा रखते हैं और उसमें छिद्र करती हैं, आग जलाती हैं, फिर वो गुड़ला नृत्य करती हैं, आपने देखा होगा। वो सारी कहानी में यहाँ पे लिखेंगे। पराजित मलूक खां की सेना, मलूक खां की सेना वापस लौट रही थी। उस समय मारवाड़ की कुछ महिलाएं गणगौर पूजने जा रही थी। गणगौर पूजने जा रही थी, उनका अपहरण घुड़ले खां कर लेता है। घुड़ले खां कर लेता है। उनका अपहरण कौन कर लेता है? घुड़ले खां कर लेता है। तब सातल देव व घुड़ले खां के मध्य कौसाना का युद्ध होता है ना। तब मैं ये पेन थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तब घुड़ले खां व सातल देव के मध्य, तब घुड़ले खां व सातल देव के मध्य कौसाना का युद्ध है ना। कौसाना नामक गांव में हुआ था, इसलिए इसको कौसाना का युद्ध कहते हैं। 1492 में हुआ था, कौसाना का युद्ध हुआ, जिसमें घुड़ले खां मारा गया। घुड़ले खां मारा गया, ठीक है। इस प्रकार से जो है महिलाएं आज़ाद हुई। और तब महिलाओं ने और घुड़ले खां की याद में, और घुड़ले खां की याद में क्या, घुड़ले खां पर विजय के रूप में और गणगौर के अवसर पर घुड़ला नृत्य किया। तभी से मारवाड़ में गणगौर पर घुड़ला नृत्य किया जाता है ना। तब महिलाओं ने गणगौर के अवसर पर, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है गणगौर, है ना। गणगौर के अवसर पर घुड़ला नृत्य किया। घुड़ला नृत्य किया, ठीक है। तो ये था सातल देव के समय की घटना जो मैंने आपको यहाँ पे करवाई, ठीक है। अच्छा, घुड़ले आखिर में इस युद्ध में घायल होने के कारण सातल देव मारे जाते हैं ना। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इस युद्ध में घायल होने के कारण सातल देव मारे जाते हैं या वीर गति को प्राप्त होते हैं, जो भी मारे जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब जो अगले शासक बनेंगे वो बनेंगे राव सूजा, ठीक है। तो सातल देव के बारे में इतना ही है, ठीक है। अगला शासक मैं यहाँ पे लिखूं सूजा, ठीक है। अगला शासक बनेंगे सूजा, 1492 में बनेंगे और इनका जो कार्यकाल रहेगा लगभग रहेगा 1515 तक रहेगा, है ना। 1515 तक रहेगा, फिर गांगा आ जाएंगे, है ना, जो कि 1531 तक रहेंगे, ठीक है। तो सूजा के बारे में हम लिखेंगे 1492 से और 1515 ईस्वी तक, है ना, ठीक है। ये कहानी थी सूजा के संबंध में। और सूजा के बारे में एक ही बात है कि सूजा के समय इसका जो भाई लगता था बीका, जो जिसने बीकानेर बसाया था, उसने जोधपुर पर आक्रमण किया और इससे राज चिन्ह छीन लिया
वह नागणेचिया माता की मूर्ति छीनकर बीकानेर ले गया। और 1510 में जब ये सोजत पर चढ़ाई कर रहे थे तो सूजा का पुत्र बाधा वो मारा जाता है, और फिर बाधा का जो पुत्र रहता है गांगा वो सूजा के बाद में मेवाड़ का शासक, मारवाड़ का शासक बनता है, यानी कि सूजा का पौत्र हो गया गांगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा कि इसके समय बीकानेर शासक राव बीका, सूजा का भाई लगता था ना, राव बीका जोधपुर पर आक्रमण करता है। जोधपुर पर आक्रमण करके राजचिन्ह व नागणेचिया माता की मूर्ति छीनकर बीकानेर ले जाता है। नागणेचिया माता की मूर्ति छीनकर कहाँ ले जाता है? बीकानेर ले जाता है। ठीक है, तो ये बात सूजा के संबंध में आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक बात और हम लिख सकते हैं, 1510 ईस्वी में ना, ये 1510 है। आप और इसको मिटा ही देता हूँ मैं, और फिर से लिख देते हैं अपना क्या है। ठीक है, थोड़ी सी स्याही तो घिसेगी भैया, लेकिन लिखना भी पड़ेगा। 1510 ईस्वी में सोजत पर चढ़ाई करते समय सूजा का पुत्र बाधा मारा गया। ठीक है, सूजा के बाद मारवाड़ शासक कौन बना? बाधा का पुत्र व सूजा का पौत्र राव गांगा बना। ठीक है, मारवाड़ का शासक कौन बना? राव गांगा बना। अब हम आ जाते हैं राव गांगा के ऊपर। ठीक है, तो पूरी कहानी में घुमा फिरा के आपको ले आया हूँ वहाँ पे। राव गांगा के बारे में हमने पहले पढ़ा है, आपको पता होगा। जब हम मेवाड़ महाराणा सांगा पढ़ रहे थे, तो सांगा का जब युद्ध हुआ मुगल बादशाह बाबर से, खानवा का युद्ध 1527 में, तो उस युद्ध में मारवाड़ की ओर से गांगा ने अपने पुत्र मालदेव के नेतृत्व में 4000 की सेना सांगा की सहायता के लिए भेजी थी। ये वही गांगा है। ठीक है, इसके अलावा मैंने गांगा के बारे में एक बात और बताई थी आपको। मारवाड़ का एक शासक मालदेव मैंने आपको पढ़ाया था। मालदेव जो शासक बना वो इस गांगा की मृत्यु के बाद बना। कहते हैं कि गांगा अफीम का बड़ा शौकीन था, और एक दिन ऊपर महल के ऊपर खिड़की पे बैठ के अफीम के नशे में धुत था और बैठा था। कहते हैं कि वो नशे में धुत था, इसलिए महल से गिर पड़ा और मर गया। उसी समय वहाँ पे मालदेव भी खड़ा था, तो कुछ लोगों ने ये माना कि मालदेव ने इसको धक्का दे के गिरा दिया और मालदेव मारवाड़ का शासक बन गया। इस प्रकार से मालदेव को और मारवाड़ का प्रथम पितृहंता भी कहा जाता है। जबकि वास्तविकता कुछ लोग ये मानते हैं कि गांगा जो है अफीम के नशे में धुत था, इसलिए वो नशे में गिर पड़ा था। मालदेव ने ऐसा नहीं किया था। ठीक है, गांगा के बारे में एक कहानी और है कि गांगा ने अपने पुत्र मालदेव को भेजा था नागौर के शासक दौलत खां के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए, जिनका साथ बीकानेर का राव जैत सिंह ने दिया था। मतलब मालदेव का साथ बीकानेर के शासक राव जैत सिंह ने दिया था। 1529 में सेवकी नामक एक युद्ध होता है, जिसमें
मालदेव जो है नागौर के शासक दौलत खां को पराजित करते हैं। दौलत खां का सहयोग राव शेखा दे रहा था और मालदेव का सहयोग बीकानेर का शासक राव जैतसी दे रहा था। ये गंगा का राजनीतिक इतिहास है। इससे ज़्यादा गंगा के बारे में जानकारी नहीं मिलती। गंगा के कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां भी है, जैसे एक तो गोगेलाव तालाब का निर्माण इसने करवाया था, गंगश्याम मंदिर भी इसने बनवाया था, और तो क्या है, और इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था पद्मावती, जिसने जोधपुर में पद्मसर तालाब का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इतना ही है गंगा के बारे में। फिर हम अब ये गंगा की कहानी पूरी मैं बोल के मैंने आपको सुना दी है। ठीक है, अब मैं इसको लिख देता हूँ और फिर जो है हम गंगा के बाद अगला शासक मालदेव, जिसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। मालदेव को हम नहीं पढ़ेंगे, मालदेव के उत्तराधिकारियों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप जो है अभी आप इसको उतारे और मैं इसको मिटा के और मैं डालता हूँ हेडिंग गंगा, और गंगा के बारे में मैं पूरी बात लिख डालता हूँ। ठीक है, चलो आपने इसको उतार लिया होगा ऐसी मुझे आशा है, और मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पूरी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होगी। और चूंकि मैंने जो राजवंश पढ़ाए हैं और उन राजवंशों के समय किस किस शासक का काल था, उन सब शासकों से वर्तमान के इन शासकों को कनेक्ट करते हुए मैं चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ, तो क्यों नहीं आपको फिर समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा आपको समझ में। ठीक है, क्योंकि मैंने मालदेव पढ़ाया तो किस प्रकार से पूरी कहानी एकदम कनेक्ट की, मेवाड़ पढ़ाया तो मेवाड़ का मारवाड़ के साथ क्या संबंध रहा, ये पूरी कहानी कनेक्ट कर रहा हूँ। कछवाहा भी पढ़ाया तो कछवाहा का मारवाड़ के साथ, मेवाड़ के साथ, मुगलों के साथ क्या संबंध रहा, पूरा एकदम घुमा फिरा के आपको बढ़िया तरीके से करवा रहा हूँ। तो आपको सारी चीज़ें बढ़िया से समझ में आ रही होंगी विद्यार्थियों, ऐसा मेरा मानना है। नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, तभी तो मुझे पता चलेगा, है ना। राव गंगा शासनकाल रहेगा 1515 से 1531 ईस्वी। ठीक है, तो गंगा के बारे में हम लिखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा। खानवा के युद्ध में, खानवा युद्ध 1527 में सांगा की सहायता हेतु, सांगा की सहायता हेतु अपने पुत्र मालदेव को भेजा। इतना ही लिखूंगा बस। एक इसके समय की घटना है सेवकी का युद्ध, मैं यहाँ पे बीच में लिखना चाहूंगा सेवकी का युद्ध। ठीक है, सेवकी का युद्ध, ये युद्ध आप ध्यान रखना 1529 का है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है सेवकी का युद्ध। ठीक है, सेवकी का युद्ध पूछा जा सकता है। ठीक है, आजकल क्या है ना कि इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में जो चर्चित युद्ध हैं उनमें सवाल पूछते हैं तो बहुत डिटेल में घुसना पड़ता है एग्जामिनर को। और सेवकी का युद्ध क्योंकि हर कोई इसको नहीं पढ़ता और बहुत कम किताबों ने सेवकी के युद्ध के बारे में लिखा है विद्यार्थियों, इसलिए एग्जामिनर जो है सीधा यहाँ से सवाल पूछ लेता है कि सेवकी का युद्ध कब लड़ा गया, 1529 में लड़ा गया, या 3-4 युद्ध देंगे, जैसे खानवा का युद्ध दे दिया, सेवकी का युद्ध दे दिया, मावली का युद्ध दे दिया, है ना, और फिर उनका क्रम पूछ लेंगे कि इनका क्रम बताइए, है ना। तो इस प्रकार से सेवकी का युद्ध हमें पता नहीं है ना, तो फिर ऊपर नीचे हो जाते हैं ये सारे युद्ध, है ना। बांडी का युद्ध है, खातौली का युद्ध है, खानवा का युद्ध है, बयाना का युद्ध है, सेवकी का युद्ध है, मावली का युद्ध है, ये सारे युद्ध मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सेवकी का नहीं पढ़ाया वो आप पढ़ा दूंगा। ठीक है, इसमें देखो दो पक्ष कौन कौन से होंगे। इसने गंगा ने तो भेजा मालदेव को, है ना, मालदेव वर्सेज इधर था दौलत खां। दौलत खां कहाँ का शासक था, नागौर का शासक था दौलत खां, है ना, नागौर शासक। ठीक है, नागौर शासक, ठीक है, दौलत खां था। मालदेव ने इसके ऊपर आक्रमण किया, इसकी सहायता कर रहा था राव शेखा। कौन कर रहा था, राव शेखा इसकी सहायता कर रहा था। इसकी सहायता कर रहा था राव जैतसी, राव जैतसी, ठीक है, राव जैतसी ये बीकानेर शासक था। कौन था, बीकानेर शासक था। इनकी विजय हुई, इनको विक्ट्री मिली।
ठीक है, विक्ट्री मिली, तो इनकी विजय हुई, ये पक्ष जीता, है ना, विजयी हुए, विजयी हुए, और ये पराजित हो गए भैया। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, ये सेवकी का युद्ध था, बस मैं शॉर्ट में लिख दिया, अब इसको डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है। पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाएगा कि कौन ने किसका पक्ष लिया, किस किस के बीच में हुआ, कब हुआ सेवकी का युद्ध, ये सारा घटनाक्रम आपको बढ़िया से याद रखना है। तो राव गंगा के संबंध में बस इतना ही है, मतलब राजनीतिक इतिहास इसका इतना ही है। ठीक है, अब इसके अलावा इसकी कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं वो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। गंगा की सांस्कृतिक उपलब्धियों में आप सीधा लिख दें कि गंगा ने मारवाड़ में, या मैं जोधपुर लिख दूंगा, गंगा ने जोधपुर में गंगश्याम मंदिर व गोगेलाव तालाब का निर्माण करवाया। ठीक है, एक बात तो ये, और दूसरा ये कि गंगा की पत्नी पद्मावती एक रतन सिंह की पत्नी थी, मेवाड़ में, है ना। गंगा की पत्नी पद्मावती ने जोधपुर में गंगा की पत्नी पद्मावती ने जोधपुर में पद्मशर तालाब बनवाया, है ना, पद्मशर तालाब बनवाया। ठीक है, पद्मशर तालाब बनवाया। अब मैं लिख देता हूँ गंगा की मृत्यु, है ना। गंगा की मृत्यु के बारे में वही है कि गंगा शराब के नशे में, वो अफीम के नशे का शौकीन था, और वो महल से गिर के मर गया, और उस समय वो सारी घटना मैं लिखता हूँ। देखो, शॉर्ट में लिखने का प्रयास करता हूँ कि गंगा अफीम का शौकीन था, गंगा अफीम का शौकीन था। एक दिन अफीम के नशे में महल की खिड़की से गिरकर गंगा की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु के समय गंगा का पुत्र मालदेव महल में ही था, इसलिए गंगा की मृत्यु का कारण मालदेव को मान लिया जाता है, मालदेव को मान लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मालदेव ने उसको धक्का देके गिराया था खिड़की से ना, इसलिए मालदेव को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता माना जाता है। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों संपूर्ण घटनाक्रम मालदेव के राव गंगा के संबंध में, है ना, पूरी घटना। ठीक है, आप इसको बढ़िया से उतारें, और आपने इसको उतार लिया होगा, पॉज करके उतार लिया करें। ठीक है, अब यहाँ से आगे की जो कहानी है विद्यार्थियों, वो हमने मालदेव के बारे में हमने पूरा एक क्लास पढ़ रखा है
मालदेव के बारे में जो भी कहानी बच रही है उसको मैं अगली क्लास में करवाऊंगा, और उसके बाद हम आगे के जो शासक हैं मारवाड़ के शासक, वो संपूर्ण शासक हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो विद्यार्थियों, मैं थोड़ा सा आज की क्लास में आपने देखा होगा कि मैं नॉन स्टॉप चल रहा हूँ, बिल्कुल बहुत फास्ट करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। कारण ये है कि जल्दी से जल्दी अपन को अपना पाठ्यक्रम पूरा करना है, ताकि अपन को जो है रिवीजन करने का समय अधिक से अधिक मिले। ठीक है, तो प्राचीन भारत को भी हम जल्दी पूरा करेंगे, ये राजस्थान को पूरा करके, और हम आधुनिक भारत पे आ जाएंगे। प्राचीन भारत को पूरा करके हम या तो विश्व इतिहास शुरू करेंगे या मध्यकालीन भारत शुरू करेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से अपन संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने का जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।